अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिहार की राजधानी पटना में मुनक्किदा तहफ़्फ़ुज़े आइन में जमीयते उलमाए हिंद कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस हिंद के सदर मौलाना अरशद ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ शदीद मौक़िफ़ अपनाया है। जमीयत की तरफ से जारी करदा प्रेस बयान के मुताबिक मौलाना ने आंध्र प्रदेश और बिहार की हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर उन हुकूमतों ने इस बिल की हिमायत की तो ये मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ होगा। मौलाना मदनी ने अपने खिताब में कहा है कि वक्फ इस्लाम का एक अहम जुज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है। उन्होंने कहा है कि वक्फ का तस्वुर कुरान सुन्नत से माखूज है, जिसमें क़यामत तक कोई तरमीम नहीं हो सकती। मौलाना ने वज़ीर आज़म की हालिया बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि आइन की दफा 25 और 26 अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और इसके अलावा वक्फ भी उन्हीं हुकूक का हिस्सा होते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर सीधे सीधे हमला है और जमीयते उलमाए हिंद इसके खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाएंगे। मौलाना ने जोर दिया है कि मुसलमान पर हर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शरीयत में मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। मौलाना ने आजादी की तहरीक में जमीयते उलमाए हिंद के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा है कि मुल्क का सेकुलर आइन हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा है। उन्होंने फिरका परस्त ताकतों के ज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़म ज़ाहिर किया और कहा है कि हिंदुस्तान की अवाम को नफरत की सियासत के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तजावीज़ात पेश की गई, जिनमें बुलडोजर कार्रवाई और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कानूनी जदोजहद शामिल है। मौलाना ने आखिर में कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों की हुकूक पर बराह रास्त हमला है और इसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने तमाम अक़वाम को आइन की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। प्रेस रिलीज के मुताबिक जमीयते उलमाए हिंद मुल्क में नफरत की सियासत के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेगी। हालिया दिनों में खदीम मसाजिद मज़ारात के सर्वे का मामला सामने आया है। ज्ञानवापी के बाद कुछ रोज कबल ही संभल की जामी मस्जिद के सर्वे का मामला सामने आया। सर्वे के दौरान भड़के तशद्दुद में कई लोगों की जानें तक चली गई है। राजस्थान में वाक़ मशहूर और मारूफ मज़ार अजमेर शरीफ के खिलाफ दायर अर्जी को निचली अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। हिंदू सेना की अदालत से जानिब से अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इस अर्जी में ये दावा किया गया है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हुस्न चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर शामिल है। अदालत ने मामले की समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से मुंसलिक अर्जी पर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की अदालत ने बुध को समाअत की है। जस्टिस मनमोहन ने दरगाह कमेटी, अक़लियती उमूर दफ्तर आसार खदीमा, सर्फ ऑफ इंडिया और नई दिल्ली को नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। अजमेर दरगाह के खिलाफ ये अर्जी हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। उनका मुतालबा है कि अजमेर शरीफ दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव राजमान मंदिर करार दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि दरगाह कमेटी के जरिए किए गए नाजायज और गैर कानूनी कब्जे को भी हटा दिया जाएगा। अजमेर दरगाह मामले में अर्जी दाखिल करने वाले विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के जरिए दावा किया है कि दरगाह मंदिर के खंडरात पर भगवान श्री संकट बनाई गई थी, इसीलिए ये मंदिर साबित होगी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस जगह का साइंसी सर्वे करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया। विष्णु गुप्ता के वकील शशि रंजन ने मुताबिक अर्जी गुजार ने 2 साल तक इस मामले पर तहकीक की है। तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहां पर अजमेर दरगाह है वहां पहले एक हमला आवर हुआ था, जिसमें शिवसेना मंदिर था, जिसे नेस्त मनाबूद करके दरगाह की तामीर की गई। वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के ताल्लुक से महासंस्थान मुठ चंद्रशेखर नाथ स्वामी का एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में ऐसा कानून लाया जाए जिसके जरिए मुसलमानों के वोट का हक ही छीन लिया जाए। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया हुआ है, जहां दूसरे मज़हब के लोगों को वोट देने का कोई हक नहीं। इस बयान से अक़लियती तबका फिक्रमंद दिखाई देता है। पीटीआई मारूफ खबरसा एजेंसी चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने कहा है कि मुल्क में ऐसा कानून लाना चाहिए जिसके तहत किसी भी मुस्लिम को वोट देने का हक ही ना रहे। साथ ही उन्होंने किसानों की जमीनों के हवाले से बात करते हुए कहा है कि वक्फ किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है। ऐसे में हमें किसानों की जमीनों के लिए लड़ना चाहिए, जिससे उनकी जमीनें उनके पास ही रहे। किसी की जमीन छीनना कोई मजहब नहीं, बल्कि किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हमें लड़ने की सख्त जरूरत है। उन्होंने अपने बयान के मुताबिक इस दौरान वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम अगर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उन्हें वोट देने का हक नहीं होगा, इससे वो यानी मुसलमान अपनी जात तक ही महदूद रहेंगे। इससे हर कोई सुकून से रह सकता है। मेहनत स्वामी ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के हवाले से कहा है कि हमें यकीन बनाने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड का वजूद ही ना हो।
आखिर क्यों लीडरान वोटों के लिए सब कुछ करते हैं? दरअसल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में सबसे ज्यादा जिस मसले पर लोगों की निगाहें मरकूज है वो है वक्फ बोर्ड का मसला। वक्फ बोर्ड के हवाले से कायम करदा जेपीसी की मीटिंग लगातार हो रही। मुमकिन है कि आइंदा मीटिंग में जेपीसी की जानिब से रिपोर्ट का मसौदा भी पेश किया जाए। वज़ीर आला ने मुलाजमीन के हवाले से एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुलाजिम अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे रहा और काम में कोताही बरत रहा, ऐसे तमाम मुलाजमीन की निशानदही की जाए और उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाए। उन्होंने आइजवल में महकमा तालीम के अहकामात के हवाले से एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया था। इस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हुकूमत महकमों के लिए कमेटी बना रही जो रियासती हुकूमत के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायजा लेगी। वज़ीर आला लाल ने कहा है कि ये इक़दामात इसलिए उठाए गए हैं ताकि रियासत में अहल और बासलाहियत मुलाजमीन को रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि ये हमें लगता है कि ये बेहतर होगा कि हम तमाम नाअहल मुलाजमीन को बरतरफ कर दें जो अब मुलाजमत के लायक नहीं रहे। हम रियासत में बेहतर मेयारी खिदमात फराहम करने वाले बासलाहियत और हुनरमंद मुलाजमीन को रखने के लिए अज़म है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही कि तमाम मंसूबों को बेहतर और मौसर तरीके से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट्स पर रियासत की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की जानिब से निगरानी की गई है। इस कमेटी ने अब तक 40 प्रोजेक्ट्स की जांच की है। हम उन प्रोजेक्ट्स को रियासत में नाफिज करने और उनकी निगरानी करने में कोताही नहीं करेंगे। वजीर ने कहा है कि उनकी हुकूमत सनतों की तरफ से मिलने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस्तेमाल को स्ट्रीम में लाने के लिए कदम उठा रही। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत ने CSR को चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जरिए कंट्रोल करने का फैसला किया है। रूस के दरमियान जारी जंग का दायरा अब वसी होने लगा है। पहले ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के दरमियान थी, लेकिन कुछ जोर कबल अमेरिकी सदर बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। मंजूरी मिलने के दूसरे दिन ही यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है। अमेरिका के बाद बर्तानिया ने भी हिमायत में आकर मिसाइल इस्तेमाल करने की हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि मिसाइल रूस ने वाज़ेह लफ्जों में नाटो ममालिक को धमकी दी थी कि कोई भी नाटो कारकुन मुल्क और यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आएगा तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होगा। रूस की धमकी का नाटो में शामिल रुकन ममालिक पर कोई असर नहीं पड़ा। नाटो के रुकन ममालिक ने भी यूक्रेन की मदद करने के लिए कमर कस ली है। रूस की धमकी और इनका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में एहतियातन नाटो ममालिक ने अपने शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से तैयारी शुरू की है। नाटो के रुकन मुल्क और जर्मनी ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए नए बुनकर बनाने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत जर्मनी सरकारी और निजी इमारतों को बुनकर में तब्दील करने की तैयारी करता है। इसके तहत उन इमारतों के तहखाने, जेरे जमीन पार्किंग और मेट्रो स्टेशन को शहरियों के लिए महफूज पनाहगाह में तब्दील किया गया। दरअसल रूस ने हाल ही में अपनी जौहरी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर नाटो मुल्क के मिसाइल से रूस पर हमला होता है तो इसे पूरी तंजीम की जानिब से हमला तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा जौहरी पॉलिसी के मुताबिक अगर जौहरी ताकत रखने वाले किसी भी मुल्क की मदद से रूस पर हमला किया जाता है, ऐसे में रूस जौहरी हमले पर भी गौर कर सकता है। तीसरी आलमी जंग के खतरात से अपने शहरियों को बचाने की तैयारी करने वाला जर्मनी अकेला मुल्क नहीं है। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को आगाह कर दिया है कि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार रहे। साथ ही अमेरिकी हुकूमत ने जौहरी हमले की सूरत में बचाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पर्थ पर शानदार सेंचुरी लगाकर हिंदुस्तानी शहदाओं को जश्न मनाने का मौका भी दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोहली हिंदुस्तानी बाशिंदे जरूर है, मगर वो अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते हैं। उनकी तरह हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर रॉबिन ने भी हिंदुस्तान से बाहर आशियाना बना लिया है और अपनी फैमिली के साथ मुंतकिल हो गए हैं। दरअसल रॉबिन इस वक्त अपनी फैमिली के साथ दुबई में मुकीम है। उन्होंने वहां घर बना लिया है और आगे की जिंदगी वहीं गुजारने का इरादा किया है। इस ताल्लुक से उन्होंने पॉडकास्ट में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वो बेंगलुरु छोड़कर दुबई में बस गए हैं ताकि उनके बच्चे ट्रैफिक से बच सके। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना प्यारा शहर बेंगलुरु छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि अपने बच्चों को ऐसी जगह रखना मुनासिब नहीं होगा जहां आप अपनी निस्फ जिंदगी ट्रैफिक में ही गुजारते। यही असल वजह रही। उन्होंने इंकशाफ किया है कि हाल ही में वो उनका कुंबा बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में
4.5 घंटे तक फंसे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ट्रेंट्री जब पैदा हुई थी तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके इलाज के लिए पास ही के क्लिनिक में जाना पड़ता, जो इसके घर से 3.5 किलोमीटर दूर था। इस सफर को तय करने के लिए उन्हें 45 मिनट लगते थे और वापस घर लौटने में उन्हें 4.5 घंटे लग जाते थे। उन्होंने कहा है कि इस सफर के दौरान वो अपने बच्चे के लिए दूध और खाना भी गाड़ी में रखते थे। उन्होंने वक्त की इस बर्बादी से बचने के लिए मुल्क ही छोड़ने का फैसला किया है। मरकजी वजीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फहश और काबिल इतराज मवाद डालने वाले सार्फिन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद पोस्ट करने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए जो हिंदुस्तानी सकाफत तहजीब से मेल नहीं खाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हवाले से सख्त कानून बनाए जाएंगे। मरकजी वजीर का कहना है कि हमारे मुल्क की तहजीब और मुल्कों की तहजीब जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं में काफी फर्क है। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन भी इस इशू पर बात करने के लिए तैयार होगी। हम इस पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट की कमेटी भी इस मामले को उठाए। उन्होंने कहा है कि आगे कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास तौर से लोगों के जाती प्रोफाइल्स पर बहुत सारे ऐसे मवाद होते हैं जो हिंदुस्तानी तहजीब से बिल्कुल अलग है। उन मवाद पर सख्त पाबंदी लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए जाने वाले काबिल एतराज मवाद पर गहरी नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग इदारे की भी जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फहश और काबिल एतराज मवाद पोस्ट काफी बढ़ गया है। जाहिर है कि उन मवाद की वजह से हमारे नौजवान तबके गुमराह हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत चाहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए गए मवाद के तय ज्यादा जिम्मेदार रहने की जरूरत है। इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए शिकायत अफसरान की तकर्री भी की जा सकती है ताकि निगरानी को बेहतर तरीके से बनाया जा सके और काबिल एतराज मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। मुमालिक के वज़राए खारिजा ने एक इजलास में इसराइल से मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने फराइज़ की पासदारी करे। वज़रा ने बयान में कहा है कि वो इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के मुकम्मल निफाज़ की हिमायत करते हैं। ये 2 रोज़ा इजलास रोम के जुनूब मशरक़ी इलाकों फ्यूगी और अनागनी में मुनाकिद हुआ था। G7 में कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया, जापान शामिल है। खबरसा एजेंसी मुताबिक वज़रा ने गजा में इंसानी सूरत हाल पर अपनी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने इसराइली हुकूमत से अपील की है कि वो जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की फराहमी को लाहक बनाए। जंग बंदी मुआहिदे के बाद लुबनानी फौज दोबारा अपने इलाकों का कंट्रोल संभालेगी। सदर बाइडेन ने कहा आइंदा 60 दिनों में इसराइल बतदरीज अपनी फौज और शहरियों को वापस बुलाएगी। दोनों तरफ के शहरी जल्द ही अपने घरों को लौट सकेंगे और तामीर नौ का अमल शुरू हो जाएगा। सदर ने मजीद कहा है कि इस मुआहिदे का मकसद दुश्मनी को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना है। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि अगर हिजबुल्लाह का या कोई और ग्रुप इस मामले को तोड़कर इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा पैदा करता है तो इसराइल का अपने दिफा का हक बरकरार रहेगा। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो इल्जामात आयद किए गए हैं इस पर हिंदुस्तान में सियासी हंगामा मचा हुआ है। पार्लियामेंट में भी इस मामले पर जबरदस्त शोर सुनाई दी। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान लगातार पार्लियामेंट में अडानी मामले की जांच का मुतालबा करते नजर आए और कांग्रेस तो अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अडानी पर लगे इतने संगीन इल्जामात के दरमियान मोदी हुकूमत और जांच एजेंसियों को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है। इस ताल्लुक से कांग्रेस तर्जुमान शयंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि अडानी पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो किसी दीगर पर लगे होते तो ईडी, सीबीआई, सीबी जैसे इदारे और एजेंसियां इन सनसनीखेज इंकशाफात की जांच करती, लेकिन अडानी की वजह से सभी के हाथ पांव फूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में बहस तो दूर उनका नाम तक नहीं ले रहे। इसके अलावा भी कांग्रेस तर्जुमान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि कांग्रेस लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी और रिश्वत देने वाले अडानी की गिरफ्तारी चाहती है। ऐवान में अडानी पर लगे इल्जामात पर तफसीली बहस हो। हमारी जांच एजेंसियां और सीबी जैसे इदारे उन इल्जामात की गैर जानिबदार जांच न करें। बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत के वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट बेशर्मी के साथ अडानी का दिफा करना छोड़ दे। सुप्रिया ने कहा है कि अमेरिका में वारंट जारी होने के बाद से दुनिया भर में अडानी के कारनामों का डंका बज रहा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस तर्जुमान ने इस ताल्लुक से कुछ मिसालें पेश की है जो इस तरह है। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप में मुस्तकबिल की किसी भी सरमायाकारी पर रोक लगा दी है। टोटल एनर्जी दुनिया की 7 सुपर पावर एनर्जी कंपनी में से एक है और अडानी ग्रीन मैन इसका 20% हिस्सा है। अमेरिकी एजेंसी अडानी की हिमायत याफ्ता श्रीलंकाई बंदरगाह प्रोजेक्ट के लिए $550 मिलियन के कर्ज के भर से जांच कर रही।
श्री लंका खुद अडानी पावर के डील की रिव्यू कर रहा। इसराइल के हाइफा बंदरगाह पर अडानी मजदूरों से मुतल्लिका तनाज़े और मुखालिफत का सामना कर रहा। हुकूमत ने अडानी की पावर और एयरपोर्ट डील रद्द कर दी है। बांग्लादेश की अदालत ने अडानी के बिजली मुआहदे की जांच का हुक्म दिया है। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अडानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी की जांच के तहत कई 100 बैंक अकाउंट में 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। अमेरिका ने तो धोखाधड़ी और रिश्वत देने के लिए वारंट ही जारी कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अडानी ग्रुप की दलीलों से अमेरिकी एजेंसी और वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए आयद किए गए इल्जामात ढलने वाले नहीं, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी एजेंसी ने अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इल्जामात की बुनियाद पर जांच नहीं की हो। उन्होंने कहा है कि इसे मोदी हुकूमत की मुद्दतकार में सीबीआई ने 2016 में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए लगाए गए इल्जामात की बुनियाद पर राजनी जहाज की जांच की थी। इसके अलावा बस उनका नाम आ गया था। और यहाँ पर वकील सुभाष सवेरे बताया है कि अमेरिका की अदालती दस्तावेजात में अकाउंट 1 और अकाउंट 5 में अडानी और उनके भतीजे का नाम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनका नाम मौजूद होने के इंकशाफात भी किए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि लगता है गुमराह करने वाले ने शायद ग्रैंड जूरी के इल्जामात पढ़े ही नहीं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और दीगर लोगों ने हिंदुस्तान में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने का एक मंसूबा तैयार किया था। नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के मुसलसल बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार ने नशा मुखालिफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इंसदाद नशा मुहिम 1 महीने तक चलेगी। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। एलजी ने सभी मुतल्लिका एजेंसियों को इस मुहिम को मौसर बनाने का हुक्म दिया है। एलजी का यह फैसला दिल्ली को अगले 3 साल के अंदर नशे से पाक बनाने के बड़े मंसूबे का हिस्सा है, जो मुल्क को नशे से आजाद बनाने के मुकर्ररा हदफ से काफी आगे है। विनय ने रियासत सतह कम्युनिटी नारकोटिक्स और इसके अलावा सेंटर को 9वीं जायजा मीटिंग के दौरान कहा कि दिल्ली को नशे से आजाद बनाना हमारा अज़म है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का इस्तेमाल एक साजिश के तहत नौजवानों और मुल्क को कमजोर करने के लिए किया जाता है। इस मौके पर विनय ने दिल्ली पुलिस को दीगर मुतल्लिका एजेंसी के साथ मिलकर नशीली अशिया की स्मगलिंग और खपत पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश करने पर हिदायत दी है। एलजी ने दिल्ली पुलिस और दूसरी सभी मुतल्लिका एजेंसी को 1 महीने की मुहिम के दौरान तकरीबन 200 हॉस्टल्स, 50 कॉलेज, 200 स्कूल्स, 200 दवा दुकानों, पान की दुकान, सभी शेल्टर्स होम्स और 200 बार रेस्टोरेंट, सभी रेलवे स्टेशन, सभी आईएसबीटी और दूसरे अवामी मुकामात की गहराई से जांच करने की हिदायत दी है। इसके अलावा दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नशे से पाक माहौल को यकीनी बनाने के तहत नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए जाएंगे। तालीमी इदारों में हॉस्टल्स को नशे से पाक बनाने के लिए वार्डन को जवाबदाह होना होगा। इस दौरान महकमा समाजी फलाह को भी इसमें शामिल करके असातिज़ा और सरपरस्त को एडवाइजरी भी भेजने की हिदायत दी गई है। एलजी ने यह भी हिदायत दी है कि नशीली दवाओं और नशीली अशिया के इस्तेमाल के नुकसानदायक असरात के खिलाफ पूरी दिल्ली में डीटीसी बसों में, ऑटो रिक्शा, टैक्सियों पर नारे, पोस्टर्स, बैनर तरजीही बुनियाद पर लगाए जाएंगे। बिहार की पूर्णिया से रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव को मुबैना बिश्नोई गैंग की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही थी। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज उन्हें तोहफे में मिली है। इस सिलसिले में पप्पू यादव ने कहा है कि ये गाड़ी रॉकेट लॉन्चर बम से लेकर AK-47 जैसे मौलिक हथियारों को भी झेल सकती है। पप्पू यादव ने बताया है कि उनके एक दोस्त प्रकाश ने बैरून मुल्क से मंगवा कर ये गाड़ी उन्हें दी है। 2 करोड़ रुपए कीमत की ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। पप्पू यादव ने आगे लिखा है कि हुकूमत को उनके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं, लेकिन उनके दोस्त को और पूरे बिहार के लोगों को उनकी काफी फिक्र है। इसी वजह से उनके एक दोस्त ने उन्हें ये गाड़ी बैरून मुल्क से ला कर दी है। जब तक वो इस गाड़ी में रहेंगे तब तक पूरी तरह से महफूज रहेंगे। इस गाड़ी में किसी भी तरह के असला, बम बारूद का असर ही नहीं होगा। अगर तोहफे की बात करें तो पप्पू यादव के दफ्तर अर्जुन भवन में सिक्योरिटी के पेश नजर और इनके ऊपर लगाए गए ताकि कोई भी शख्स इससे होकर अंदर दाखिल ना हो। इसके अलावा हिफाजती दस्ते भी शामिल किए गए हैं। इसके बावजूद मुसलसल पप्पू यादव को धमकियां मिल रही है। हालांकि पूर्णिया पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जांच में इसने बिश्नोई गैंग से अपनी किसी तरह की वाबस्तगी से इनकार कर दिया। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।